जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कोशिका की बातें कर रहे थे, कोशिका की बहुत सारी बातें हमने कर ली थी। कल हमने यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में बात की थी, वहां पर हमने आवरण पढ़ा था। आवरण 2 पढ़े थे हमने, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। आज हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य की तरफ रुख करेंगे कि कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, या कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिकांगों की बात करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट अपन स्क्रीन पे चलते हैं। और इसके अलावा कोई चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास में आ जाए। तो देखो बेटा, ज्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट आज का टॉपिक लिखते हैं कोशिका द्रव्य। क्या लिखते हैं? कोशिका द्रव्य लिखते हैं बेटा। तो देखो, कोशिका द्रव्य को हम क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? हम साइटोप्लाज्म लिखेंगे। अच्छा, साइटोप्लाज्म की खोज किसने की? साइटोप्लाज्म की खोज किसने की हमारे पास में? तो याद रखना, स्टोर्सबर्गर ने की। किसने की बेटा? स्टोर्सबर्गर ने की। एक वैज्ञानिक थे स्टोर्सबर्गर, उन्होंने कोशिका द्रव्य की खोज की। अच्छा, कोशिका द्रव्य के दो भाग थे, एक लिक्विड भाग होता है और एक ठोस भाग होता है। इस ठोस भाग को हम क्या कहते हैं? ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। अर्थात कोशिका द्रव्य के अंतर्गत बहुत सारे कोशिकांग बिखरे हुए होते हैं। बहुत सारे कोशिकांग क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। तो कौन से कोशिकांग होंगे बेटा? तो उनकी चर्चा करें तो हम हेडिंग लगाते हैं कोशिकांग। क्या लगाते हैं अपने पास में? कोशिकांग। और इन कोशिकांगों को हम बांटते हैं 3 भागों में। कितने भागों में बेटा? 3 भागों में। ये हमने बांट दी। अच्छा, इसमें हम बात करें 2 आवरण युक्त कोशिकांग, 2 आवरण युक्त कोशिकांग। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे 1 आवरण युक्त कोशिकांग बेटा, 1 आवरण युक्त कोशिकांग। और एक होगा हमारे पास में आवरण रहित कोशिका। आवरण रहित कोशिका। देखो, मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं आपके पास में, अगर शब्दों की नॉलेज है तो आपके पास जो वर्ड दे रखा होता है उसी से आप अपनी क्या बनाओगे? डेफिनेशन बनाओगे। ठीक है। तो देखो, यहां पे 2 आवरण की बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है 2 आवरण उपस्थित होंगे। कितने आवरण उपस्थित होंगे? 2 आवरण। या मैं कह दूं 2 झिल्लियां उपस्थित है। क्या उपस्थित है? 2 झिल्ली उपस्थित है। अच्छा, किसमें होंगी 2 झिल्ली? तो याद रखना, 2 ही होते हैं 2 आवरण युक्त वाले। एक तो होगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और एक होगा अपने पास में प्लास्टिड। कौन सा होगा? प्लास्टिड, जिसको हम लवक भी कहते हैं। ठीक है। वही एक आवरण की बात करें तो यहां पर केवल कितनी झिल्लियां मौजूद होंगी बेटा? एक झिल्ली उपस्थित। कितना होगा? एक झिल्ली या एक आवरण उपस्थित होगा। अच्छा, एग्जाम्पल क्या होगा बेटा इसका? तो एग्जाम्पल बहुत सारे होंगे। देखो, ER भी होगा, GB भी होगा अपने पास में। इसके अलावा रिक्तिका भी होगी अपने पास में, लाइसोसोम भी होगा, सूक्ष्म काय भी होंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या होंगे? एक झिल्ली युक्त कोशिका। अच्छा, आवरण रहित। आवरण रहित में याद रखना बेटा, झिल्ली अनुपस्थित। झिल्ली अनुपस्थित यानी झिल्ली नहीं पाई जाएगी। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल बेटा सबसे बड़ा राइबोसोम। कौन होगा? राइबोसोम। दूसरा सेंट्रियोल लिख सकते हैं अपने पास में, तारक केंद्र लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप केंद्रिका भी लिख सकते हो, न्यूक्लियोलस भी लिख सकते हो। यहां देखो, यहां पर जब 2 की बात करते हैं तो तीसरा आप केंद्रक भी लिख सकते हो, न्यूक्लियस भी लिख सकते हो। न्यूक्लियस को हम अलग से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने न्यूक्लियस नहीं लिखा था। फिर भी आप याद रखो, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, दोनों पे कितना बेटा? 2-2। कितने आवरण हो गए? 2-2। बाकी पर 1। 3 को इनको छोड़ दो, राइबोसोम, केंद्रिका और तारक केंद्र। इन पर कौन सा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बच गए जिन पर क्या है? 1-1। ठीक है। तो आज हम 1-1 उठाते हैं। 1-1 में हम केवल 2 ही उठाएंगे आज, केवल ये वाले उठाएंगे, 2 आवरण वाले। तो आगे चले तो हमने सबसे पहले ले लिया बेटा माइटोकॉन्ड्रिया।
क्या ले लिया? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े उससे पहले याद रखो, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं, माइटो प्लस कॉन्ड्रियोन। माइटो को बेटा हम कहते हैं धागा, कॉन्ड्रियोन को मतलब कहते हैं हम कण। क्या कहेंगे? कण। यानी कि हम ये कह सकते हैं धागे समान कण दिखाई देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर बात है? अच्छा, एक चीज और बात करें, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित है, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित, जितने भी यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं सभी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। क्लियर बात है? अच्छा, पाया किसमें नहीं जाएगा? पाया किसमें नहीं जाएगा? तो देखो यूकेरियोटिक कोशिकाएं तो है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। याद रखना, परिपक्व आरबीसी में, परिपक्व आरबीसी में, या मैं इसको लिखूं स्तनियों की परिपक्व आरबीसी में। क्लियर बात है? हम ये भी लिख सकते हैं फ्लोएम की सीव नलिकाओं में, यहां पर ये नहीं पाया जाता, बाकी सब जगह पाया जाता है। ठीक है, अच्छा हम ये भी कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को और कोई नाम भी कह सकते हैं क्या? क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम भी होते हैं क्या? क्या हम जानते हैं क्या? तो देखो वैसे तो ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा अपने पास में, फिर भी हम बता देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्रकणिका कह सकते हैं, पहली बात। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रियोसोम कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रियोप्लास्ट कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम प्लास्टोसोम कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम प्लाज्मोसोम कह सकते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ नाम हो गए। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया के इतिहास की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के इतिहास की बात करें, तो इतिहास में देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा। फिर हम लिखेंगे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तीसरा मैं लिखूंगा माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया। तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है, तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है। तो समझिएगा, देखा किसने बेटा? कोलिकर ने। किसने देखा बेटा? कोलिकर ने देखा था। ठीक है, अब कोलिकर ने किसमें देखा उसकी भी तो बात कर सकते हैं हम। तो याद रखना, कीटों की रेखित पेशियों में, कीटों की रेखित पेशियों में किसमें देखा था? कीटों की रेखित पेशियों में। खोज किसने की बेटा? अल्टमान ने। किसने की? अल्टमान ने। शब्द किसने दिया? सी बेंडा ने। किसने दिया? सी बेंडा ने दिया। 3 क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। वैसे और भी साइंटिस्ट हैं लेकिन हम 3 की बात कर रहे हैं। एक चीज याद रखना, अगर आपसे खोज में अल्टमान ना दे तो आप किसको चूज करोगे? कोलिकर को। किसको चूज करोगे? कोलिकर को चूज करोगे। क्लियर बात है? अच्छा, आकार की बात करें, आकार की हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होगा वो कैसा होगा, तो आप याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होगा वो कैसा होगा? बेलनाकार। एनसीईआरटी में एक लाइन और दे रखी है कि माइटोकॉन्ड्रिया को आप किसी डाई के द्वारा देख सकते हैं, या क्लियरिटी से किसके द्वारा देख सकते हैं? तो याद रखना जैसूस डाई के द्वारा। किसके द्वारा? जैसूस डाई के द्वारा आप उसे आसानी से देख सकते हैं। क्लियर बात है? चलो आगे लेते हैं। देखो आगे हम बात करें बेटा तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कुछ शब्द और लेंगे। पावर हाउस शब्द, देखो कोशिका का पावर हाउस, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कोशिका की बैटरी। तीसरी बात, कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिका।
दूसरा सबसे बड़ा कोशिका, चौथा जंतु कोशिका का सबसे सक्रिय कोशिका। देखो बेटा, एक एक क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवी बात करें अपन यहां पे, एटीपी फैक्ट्री कौन है? एटीपी फैक्ट्री कौन है? या मैं लिख दूं जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका। तो ये सारे क्वेश्चंस का एक ही जवाब है, सारे क्वेश्चंस का एक ही जवाब है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। सभी का एक जवाब, कोशिका का पावर हाउस यानी कोशिका का शक्ति ग्रह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की बैटरी कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका का सबसे सक्रिय कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। सभी में नाम किसका लिखना है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर बात करें, चलो आगे आ जाओ। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के हमने दो स्तरों की बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में हम कितने स्तरों की बात कर रहे हैं? दो स्तरों की। तो एक तो हमने बढ़ा दिया, दूसरा और बढ़ा दो, ये लो। लेकिन ये दूसरा स्तर जो होता है बेटा, दूसरा स्तर जो होता है वो अंदर की ओर कुछ वलित संरचनाएं लेके आता है। तो हम बढ़ा देते हैं यहां पे, ये लो, ये लो। क्लियर बात है? तो मैंने क्या कहा? दो सतह, एक सतह, दो सतह, एक बाहरी सतह, एक आंतरिक सतह। तो इसको लिख दो आप बाहरी सतह, बाहरी सतह। इसको आप लिखोगे आंतरिक सतह। क्या लिखेंगे? आंतरिक सतह। पहली बात देखो, क्वेश्चंस की झड़ी लगा दूंगा, बाहरी सतह, आंतरिक सतह। अच्छा देखो, एक चीज और याद रखना, ये जो बाहरी सतह होती है ना, ये पारगम्यता के आधार पर यानी अधिक पारगम्य होती है, पदार्थों को आसानी से ज्यादा अंदर बाहर कर सकते हैं। क्या होगी? अधिक पारगम्य। उल्टा कर दो, कम पारगम्य। उल्टा कर दो बेटा, कम पारगम्य। क्लियर बात है? अच्छा, इन दोनों की बात करें, इन दोनों की बात करें तो यहां पर प्रोटीन्स भी अलग अलग होंगे। दोनों पर प्रोटीन अलग अलग होती है। क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है। दोनों पर प्रोटीन अलग अलग होती है। क्लियर बात है? और सुनो, अब ये वाला जो स्पेस देखो, ये बाहरी भित्ति और आंतरिक भित्ति दोनों के बीच में खाली स्थान पड़ी, एक नली रूपा संरचना पड़ी है, इसे हम कह देंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है? अब ये जो घूमी हुई संरचना है ना बेटा, ये जो अंदर की ओर वाली संरचना है, इसको हम कह देंगे क्रिस्टी। क्या कहेंगे? क्रिस्टी। अच्छा, क्रिस्टी की खोज किसने की बेटा? तो इसको हम क्या कह देंगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है? इस संरचना को हम क्या कह रहे हैं बेटा? क्रिस्टी कह देंगे। अच्छा, क्रिस्टी इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है? और इसे हम क्या कह देंगे? क्रिस्टी। क्रिस्टी की खोज कौन कर रहा है? क्रिस्टी की खोज कौन कर रहा है?
तो याद रखना पैलाडे ने। क्रिस्टी को किसने खोजा? पैलाडे ने। अच्छा, इस क्रिस्टी के पास में कुछ अन्य कण पाए जाएंगे। देखो बेटा, ऐसे कण पाए जाएंगे, ऐसे कण पाए जाएंगे, ठीक है। इन कणों को हम कह देंगे F0 F1 ऑक्सीसोम के कण कह देंगे। ये अंदर का जो भाग है, अंदर का जो भाग है बेटा, ये पूरा का पूरा किसका? मैट्रिक्स का। पूरा का पूरा किसका होगा? मैट्रिक्स का। अच्छा, इस मैट्रिक्स के अंदर और कौन होगा? तो बेटा अंदर की ओर 70S राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है? 70S राइबोसोम। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, वृत्ताकार डीएनए मौजूद है, ठीक है बेटा। और मैं सिंपल बात कहूं बेटा कि ये जो राइबोसोम, ये जो 70S राइबोसोम और ये प्लस में डबल स्टैंड जो डीएनए है ना, ये खुद का काम कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे अर्ध स्वायत्त अंग भी लिखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम अर्ध स्वायत्त अंग भी कहते हैं, ठीक है। अब ये यहां पे राइबोसोम है, तो हम लिखेंगे कि ये कौन सा होता है? प्रोटीन फैक्ट्री होता है। क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है। यहां पर और अगर हम बात करें बेटा, तो सिंपल बातें और चीजें याद रखो आप। तो देखना, ये जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ना, यहां पर होगी लिंक अभिक्रिया। क्या होगी? लिंक अभिक्रिया, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये जो क्रिस्टी होगी, ये जो क्रिस्टी होगी, यहां पर ये चलाएगा ईटीएस को। किसको चलाएगा? ईटीएस को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। और ये जो बीच में मैट्रिक्स वाला भाग है ना, यहां चलेगा अपने पास में क्रेब्स साइकिल। क्या चलेगा? क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो यहां हम ये कह सकते हैं, ये तीनों भाग किसके? श्वसन के। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पहला काम क्या है? श्वसन में योगदान देना। किसमें योगदान देना? श्वसन में। तो हम यहां पे हेडिंग लेते हैं, नहीं कार्य लिखे माइटोकॉन्ड्रिया के। तो पहला काम एटीपी निर्माण। क्या करेगा? एटीपी निर्माण। क्या कर रहा है बेटा? एटीपी निर्माण कर रहा है। एटीपी निर्माण को हम क्या लिखेंगे बेटा? ऊर्जा निर्माण। ऊर्जा का निर्माण कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का निर्माण कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम नहीं काम करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी लेजीनेस में आ जाएगी, हमारे में एक्टिविटी नहीं रहेगी। एक्टिविटी ला रहा कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों ला रहा है? क्योंकि हमें काम करवाने के लिए, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें साथ देगा? श्वसन में सहायक है। किसमें सहायक है? श्वसन में सहायक है, ठीक है। तीसरी बात करें, तीसरी बात अगर हम यहां करें तो हम लिखेंगे कि वंशागति में भी सहायक है। किसमें सहायक है? वंशागति में भी सहायक है। क्लियर बात है? अच्छा, श्वसन कौन सा होगा बेटा? तो वो भी याद रखो आप, वायवीय श्वसन होगा। एरोबिक श्वसन में योगदान देता है, और एरोबिक श्वसन में क्या चाहिए हमें? O2 की उपस्थिति चाहिए। क्लियर बात है? ये बात हो गई अपने पास में सीधी सीधी किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम बात करेंगे बेटा लवक की। अब हम किसकी बात करेंगे? लवक की बात करेंगे। लवक के लिए हम क्या लिख रहे हैं? प्लास्टिड। क्या लिखेंगे? प्लास्टिड। अच्छा, प्लास्टिड की शुरुआत करें, प्लास्टिड की शुरुआत करें तो माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ समान लक्षण दिखाता हूं मैं आपको। देखो, कुछ समान लक्षण में बात करें तो यहां पर भी क्या मौजूद है? 70S राइबोसोम। यहां पर भी क्या मौजूद है बेटा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या मौजूद था? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और दोनों मौजूद है तो क्या नाम दिया बेटा इसको? अर्ध स्वायत्त अंग। क्या नाम दे रहा हूं मैं इसको? अर्ध स्वायत्त अंग नाम दे रहा हूं। क्लियर बात है? अच्छा, इस लवक के अंतर्गत द्विवीय झिल्ली मौजूद है, इसके अंदर द्विवीय आवरण मौजूद है, द्विवीय झिल्ली मौजूद है, द्विवीय कैप्सूल मौजूद है। तो द्विवीय कैप्सूल या द्विवीय आवरण मौजूद है, ठीक है। सेम माइटोकॉन्ड्रिया में था, इसके दो आवरण है, तो वही दो आवरणों को, एक बाहरी आवरण और एक कौन सा होगा? आंतरिक आवरण। अब देखो, बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण में कॉमन चीज क्या थी? बाहरी आवरण जो था बेटा वो क्या था? अधिक पारगम्य। क्या था? अधिक पारगम्य।
और आंतरिक आवरण क्या है बेटा, कम पारगम्य। क्या है, कम पारगम्य। क्लियर बात है। अच्छा और सुनो, लवक की खोज के बारे में बात करें, इतिहास के बारे में बात करें, तो पहली बात करें खोज की, लवक की खोज की बात करें तो खोज किया था अपने पास में हैकल ने। खोज किसने की, हैकल ने। ठीक है। अच्छा शब्द किसने दिया, शब्द किसने दिया, तो शब्द दिया अपने पास में बेटा सिम्पर ने। किसने किसने की, हैकल ने। शब्द किसने दिया, सिम्पर ने। बात हो गई लवक की। अच्छा लवक के पार्टीशन की बात करें, लवक के पार्टीशन की बात करें तो लवक हो गए 3 भाग में। लवक कितने भाग हो गए, 3 भाग। देखो अब ये 3 भाग कौन से होंगे, तो समझो, एक होगा बेटा अपने पास में क्रोमोप्लास्ट, एक तो क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट, एक होगा अपने पास में बेटा ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा होगा बेटा अपने पास में क्लोरोप्लास्ट। एक क्या होगा अपने पास में, क्रोमोप्लास्ट, दूसरा कौन होगा, ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा कौन होगा, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा ये जो क्रोमोप्लास्ट है इसको हम लिखेंगे वर्णकी लवक। क्या लिखेंगे, वर्णकी लवक। अच्छा इसको क्या लिखेंगे बेटा, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। और इसको हम लिखेंगे क्लोरो का मतलब हो गया हरित लवक। ठीक है। अच्छा इनकी रंग बात करें, इनकी रंग की बात करें तो ये होगा रंगीन, ये होगा रंगीन, मतलब कलरफुल होगा, बहुत ज्यादा कलर, अलग अलग कलर मौजूद होंगे, रंगीन इंसान है अपने। ल्यूकोप्लास्ट में रंग की बात करें बेटा, ये होगा श्वेत, श्वेत है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, रंगहीन लिख दूंगा। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में अगर मैं रंग की बात करूं तो इसका रंग कैसा होगा बेटा, हरा होगा। पर्टिकुलरली रंग किसका है, हरा, किसका, क्लोरोप्लास्ट। रंगीन है, इसका कोई कलर अपन बता नहीं रहे कौन सा कलर है, बहुत सारे कलर होंगे, इसमें एक पर्टिकुलर कलर है सफेद या रंगहीन होगा। ठीक है। अच्छा क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, जिन्हीं की वजह से क्या होता है, रंगीन होता है। अच्छा वर्णक किसकी वजह से पाए जाते हैं बेटा, कैरोटीनॉइड की वजह से। कैसा होगा, कैरोटीनॉइड। या मैं लिखूं, देखो एक उदाहरण के तौर पे हम बात करें, टमाटर की बात कर सकते हैं। टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से। किसकी वजह से, लाइकोपीन की वजह से। क्लियर बात है। अच्छा ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, अच्छा एक चीज और ले लो, या मैंने टमाटर लिखा, इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट की और अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं फल, फूल, पत्ती इत्यादि को रंग प्रदान करता है, इत्यादि को रंग प्रदान करता है। यानी फूल हो गई, पत्ती हो गई, इसके अलावा अपने पास में फल हो गए, अलग अलग रंग के आते हैं, एक रंग का नहीं आता है, सभी के अलग अलग डिफरेंट कलर होते हैं अपने पास में। और उन डिफरेंट कलर को कौन दे रहा है, क्रोमोप्लास्ट दे रहा है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट के पास क्या है, वर्णक है, और वर्णक की वजह से उनको क्या दे रहा है, रंग दे रहा है, जो चाहिए ले जाओ। पत्तियां लाल भी होती है, हरी भी होती है, पीली भी होती है, किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। वही ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो करता है भोजन का संचय। क्या करता है, भोजन का संचय, या हम लिख दे भोजन का संग्रह करता है। क्लियर बात है। चलो यहां हम बात करें तो हमने यहां पे लिखा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अलग से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके भी कितने भाग हैं, 3 भाग है। कितने भाग है, 3 भाग है। 3 भागों में हम बात करें तो हमारे पास में पहला है बेटा एमाइलोप्लास्ट। कौन है, एमाइलोप्लास्ट। दूसरा हम बात करें इलियोप्लास्ट। चौथा हम बात करें बेटा एलुरोप्लास्ट। कौन है, एलुरोप्लास्ट। ठीक है। इसके लिए हम हिंदी में लिखें तो एमाइलोप्लास्ट, इसको लिख दो इलियोप्लास्ट, इसको लिख दो आप एलुरोप्लास्ट। सिंपल सी बात बताऊंगा मैं, एमाइलो का मतलब आपको याद रखना है शर्करा का संचय। कौन करेगा, शर्करा का संग्रह कौन करेगा, एमाइलोप्लास्ट। इलियो किसका करेगा बेटा, वसा का। किसका, वसा का। वसा ना हो याद तो तेल का संग्रह करेगा। बच गया कौन, तीसरा प्रोटीन का।
प्रोटीन का संग्रह कौन करेगा बेटा? एलुरोप्लास्ट। कौन करेगा? एलुरोप्लास्ट करेगा। क्लियर बात है? चलो वापस लेते। यहां हम बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात हो गई, रंग हरा होगा। यहां पर हम क्लोरोफिल का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है बेटा? हरा होता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के रंगों की क्लोरोप्लास्ट की संख्या की बात करें तो आपने क्लेमाइडोमोनास पढ़ा होगा। क्लेमाइडोमोनास की अगर बात करें तो उसमें हरित लवक केवल कितना होगा बेटा? एक होगा। वहीं अगर मैं बात करूं मीजोफिल सेल्स की, किसकी बात कर रहा हूं मैं बेटा? मीजोफिल सेल्स की बात करूं तो यहां पर 20 से 40 होता है। कितना होता है? 20 से 40 होता है। क्लियर बात है? अब हम चाहें तो हम पर्टिकुलरली एक क्लोरोप्लास्ट की बात कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें, हरित लवक की बात करें तो एक बात तो हमें पता चल चुकी है कि रंग कैसा होगा? हरा होगा। रंग कैसा होगा? हरा होगा। अगर इसके खोज की बात करें, इसके खोज की बात करें, इसके शब्द की बात करें तो खोज में देखो यहां पर मैं सिंपर का नाम ऐड करूंगा। वहां सिंपर ने क्या दिया था? शब्द। यहां सिंपर क्या दे रहा है? शब्द। सॉरी, खोज कर रहा है हरित लवक की। और शब्द कौन दे रहा है बेटा? एरेरा दे रहा है। कौन दे रहा है? एरेरा दे रहा है। अच्छा, यहां देखो क्लोरोप्लास्ट को, यहां देखो क्लोरोप्लास्ट को दो भाग बना रहे हैं अपन। एक अपने पास में बेटा ग्रेना, एक है अपने पास में स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के कितने भाग है? दो भाग। ग्रेना भाग है क्लोरो, और एक क्या है? स्ट्रोमा। ग्रेना की बात करें तो ग्रेना जो काम करेगा बेटा अपने पास में, वो प्रकाश की उपस्थिति में सहायक है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में काम करेगा। स्ट्रोमा जो है वो अपने पास में प्रकाश की अनुपस्थिति में काम करेगा। प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्य। क्लियर बात है? दूसरी बात करें कि प्रकाश की उपस्थिति में काम कर रहा है, लेकिन ये जो ग्रेना है ना, ग्रेना आपस में जुड़ी होती है। ग्रेना आपस में किससे जुड़ी होती है? ग्रेना थाइलेकोइड से। किससे जुड़ी होती है? ग्रेना थाइलेकोइड से। वही हम बात करें स्ट्रोमा की तो हम स्ट्रोमा के लेके जाएंगे। स्ट्रोमा आपस में स्ट्रोमा थाइलेकोइड से जुड़ी होती है। क्या होती है बेटा? जुड़ी होती। क्लियर बात है? अच्छा, एक चीज और लिख दूं यहां पे, हरित लवक के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं रूबिस्को प्रोटीन। सबसे ज्यादा रूबिस्को प्रोटीन जो है वो किस में पाई जाएगी? हरित लवक में। किस में पाई जाएगी बेटा? हरित लवक में सबसे ज्यादा रूबिस्को प्रोटीन पाई जाती है। कितनी होती है बेटा? 16%। कितनी होती है? 16% होती है। याद रखना है। डायग्राम्स के लिए बात करें तो वही अपने पास में एक झिल्ली, दो झिल्ली, बीच में अपने पास में ग्रेना जो है सिक्कों के रूप में उपस्थित होगी। ये हो गई, ये आपस में जुड़ी हुई है अपने पास में। अप्रकाशीय भाग को हम क्या लिख देंगे? स्ट्रोमा। इसको क्या लिख देंगे? ग्रेना। वही दो भाग, एक रेख, दो भाग। बाहरी भाग हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? आंतरिक भाग हो जाएगा। यहां पर बीच में कौन मौजूद है अपने पास में? रूबिस्को प्रोटीन। कौन है? रूबिस्को प्रोटीन। ठीक है, यहां पर अपने पास में क्या प्रेजेंट है? 70S राइबोसोम। यहां क्या प्रेजेंट है? अपने पास में डीएनए। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट सेम होगा। अच्छा, कार्यों में बात करें, कार्यों में बात करें तो कार्य एक तो आपको याद रखना है भोजन निर्माण में। किसमें काम कर रहा है? भोजन निर्माण में। और क्लोरोप्लास्ट का एक ही महत्वपूर्ण कार्य याद रखना है आपको, भोजन निर्माण किससे होगा? क्लोरोप्लास्ट से। किससे होगा? क्लोरोप्लास्ट से। एक चीज और याद रखना, क्लोरोप्लास्ट के लिए एक नाम, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका कौन है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। कौन है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बेटा, ये तो बातें हो गई। इसके अलावा मैं अगर एक बात और करूं, यहां पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, आपसे कई बार अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए माइटोकॉन्ड्रिया, किसकी बात कर रहा हूं मैं? माइटोकॉन्ड्रिया, या ऐसे लिखे अपन इसको कोऑर्डिनेट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया, या ऐसे लिखूं किस कोऑर्डिनेट में
किस कोऑर्डिनेट में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती है, ठीक है, या मैं लिखूं किस नॉन कोऑर्डिनेट में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती है। अब नॉन कोऑर्डिनेट भी बहुत सारे हैं, कोऑर्डिनेट भी बहुत सारे हैं, तो याद रखना अगर नॉन कोऑर्डिनेट का जिक्र हो तो आप अमीबा लिखो। किसको? अमीबा। यूनिसेलुलर होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, फिर भी वो अपना काम कर रहा है, अपने सर्वाइव कर रहा है, किस लिए वजह से? क्योंकि इसके पास ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वही हम बात करें दूसरी, पक्षियों की उड्डयन पेशियों में, पक्षियों की उड्डयन पेशियों में। अब पक्षियों की जो उड्डयन पेशियां होती है, जहां से वो उड़ता है, चल रहा होता है अपने पास में, उड़ रहा होता है, तो वहां पर क्या है सबसे ज्यादा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? सबसे माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करें सबसे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया की, सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरी हम बात करें सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा बेटा ईस्ट कोशिका में, और सबसे बड़ा होगा राना पाइपेंस की ऊसाइट में। किसमें होगा? राना पाइपेंस की ऊसाइट। तो इस प्रकार से हम माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक की बात कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे, जहां हम एक झिल्ली युक्त कोशिकांगों की बात करेंगे, ERGB की बात करेंगे, लाइसोसोम की बात करेंगे, सूक्ष्म कायों की बात करेंगे, रिक्तिका की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को मजा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन के अंदर, क्योंकि यही हमारे पास में, बाकी कुछ नहीं।